रिलैक्सेशन प्रोसेस है क्या? मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन क्या होता है ना? रिलैक्सेशन प्रोसेस है क्या? कोई स्टूडेंट्स बताइए। मैम प्रोटॉन जब एक बार स्प्लिट कर जाता है तो फिर वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो उसका सिग्नल्स होता है या जैसे वो आता है उसी को रिलैक्सेशन। ओके, ठीक है अक्षर। और कोई बोलना चाहेगा कि रिलैक्सेशन क्या होता है? देखिए, जैसे अक्षर ने बताया और पिछले क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि रिलैक्सेशन। हाँ सुमित बोलो बेटा। अनम्यूट करके फिर बोले। मैम जब कोई भी मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो वो अपना एनर्जी लूज करके, मतलब एनर्जी जब लूज करता है तो वो अपना स्पिन इन्वर्जन करके जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन। ठीक, मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड देने पे दो लेवल बन गया अल्फा बीटा, और जब बाहर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स रेडियो फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि वो कंपैरेबल होती है एनर्जी गैप के, वो पड़ी, तो आपका जो प्रोटॉन का स्पिन है वो फ्लिप किया, अल्फा से वो बीटा पे गया। अब ये जो अल्फा से बीटा पे जा रहा है वो वहां जाने के बाद वो वापस नीचे आएगा। तो वो जो नीचे आने का प्रोसेस है, उस नीचे आने के प्रोसेस में वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब वो एनर्जी को वो रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, और किस तरीके से रेडिएट करेगा, किस तरीके से अपनी, चाहे वो स्पिन, मेनली जो स्पिन को वो रिलैक्स कर रहा है, स्पिन को एनर्जेटिकली कम कर रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपके जो दो स्पिन स्टेट्स हैं वो स्पिन स्टेट्स 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं, ठीक है, और इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो हाफ होती है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड दे देते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड देने पे क्या होता है कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दिया तो स्लाइटली एक्सेस हो जाती है, न्यूक्लियाई होना शुरू हो जाता है, और लोअर एनर्जी स्टेट में अलाइंड स्टेट चेंज अलाइंड हो जाते हैं, और जिसको कि थर्मल इक्विलिब्रेशन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ये जो आपका थर्मल इक्विलिब्रेशन हुआ, इसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहते हैं अपर स्पिन स्टेट में और लोअर स्पिन स्टेट्स में, इनको हम कैलकुलेट करते हैं बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम से। बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम आप लोग फिजिकल में पढ़ेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट डीपर इनटू इट, बट स्टिल ये जो आपका बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम है, ये हम लोग 3.5 सेक्शन, मतलब कि जो प्रोटॉन का, ये पाविया का सेकेंड पार्ट है एनएमआर का, कार्बन 13, उसमें ये आपका, क्योंकि कार्बन न्यूक्लियाई में जो मॉलिक्यूलर रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है रदर देन प्रोटॉन, इसलिए मॉलिक्यूलर रिलैक्सेशन का जो टॉपिक है वो पाविया में कार्बन 13 में दिया हुआ है। तो ये जो आपका बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम है, ये आपके एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन और जो इससे वैल्यूज आएंगी, इसको बहुत ज्यादा डीप से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, जिससे पता करते हैं कि जो अपर और लोअर स्टेट्स है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, इसमें कितनी एक्सेस न्यूक्लियाई ऊपर वाले लेवल पे है जो कि वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करने पे आ रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम दिया जाता है। होता क्या है, जब हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि जब हम पल्स देते हैं सिस्टम में, तो हम पल्स दे रहे हैं मतलब हमने किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को दिया,
अब जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी दे दिया तो जो बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम अभी तक मेंटेन्ड था वो बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया, और जो स्पिन पॉपुलेशन रेशियो हम बात कर रहे थे वो 50-50 था बिना मैग्नेटिक फील्ड दिए हुए, और मैग्नेटिक फील्ड होने में थोड़ा सा ऑल्टर किया था। उस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्पिन में सिग्निफिकेंट चेंज आना शुरू हुआ जब हमने पल्स दिया। तो जब हम पल्स दिए सिस्टम में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है स्पिन पॉपुलेशन रेशियो का, और जो भी एक्साइटेड न्यूक्लियस है उस एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो रहेंगी हायर एनर्जी स्पिन लेवल पे, वो हायर एनर्जी स्पिन स्टेट से लोअर लेवल पे आने लगती है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है रिलैक्स होना। ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, ये जो लोअर स्पिन स्टेट में इक्विलिब्रेट कर रहा है, वो आ रहा है स्पिन, ये आपको दिखाई देता है स्पेक्ट्रम में एफआईडी सिग्नल के रूप में। अब ये जो एक्सिस न्यूक्लियाई होती है, जितनी भी एक्सिस न्यूक्लियाई है सैचुरेशन के बाद में, वो ऊपर से नीचे, जब दोनों बराबर हैं उस कंडीशन को सैचुरेशन कहते हैं, लेकिन जब वो ऊपर से एक्साइटेड न्यूक्लियाई अपना ग्राउंड स्टेट में वापस आती है बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए, उसको कहा जाता है, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, कि जितने टाइम में आपकी जो न्यूक्लियाई है वो हाई स्पिन स्टेट से लोअर स्पिन स्टेट में आ रही है। इस रिलैक्सेशन प्रोसेस का एनएमआर में दो तरीके से मेथड है, दो तरीके से ये रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं। एक आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है और दूसरा है आपका स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, जो कि ये उस फील्ड के डायरेक्शन में होती है जो एक्सटर्नली आप अप्लाइड करते हैं। जो स्पिन लूज हो रही है, जो स्पिन लूज हुई है एनर्जी देने की वजह से सराउंडिंग में, वो क्या कर, यही आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है, कि स्पिन जो चेंज हो रही है, जो अब डेसिपेशन हो रहा है स्पिन का, वो कहाँ हो रहा है, वो स्पिन से लैटिस में हो रहा है। तो जो स्पिन है वो अपनी एनर्जी किस तरीके से लूज कर रही है, वो अपनी एनर्जी लूज कर रही है उस एनर्जी को जो बगल बगल के लैटिस के मॉलिक्यूल हैं उनको दे करके। तो जो रिलैक्सेशन प्रोसेस जिसमें जो स्पिन्स हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दें अपने सराउंडिंग में, जिसको कि हम लैटिस कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ये एक थर्मल एनर्जी का प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है कि जो स्पिन की एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है और इन द फॉर्म ऑफ हीट सराउंडिंग में। ये जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है इसको हम T1 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रेट ऑफ ये प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है कार्बन 13 में के एनएमआर में रदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन में भी इसका इम्पोर्टेंस है बट नॉट मच इन कंपैरिजन टू कार्बन 13। ये जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन हुआ इसी का उल्टा अगर हम कर दें, मतलब इनवर्स ऑफ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम अगर कर दें, तो आपका वो डीके प्रोसेस बताता है, वो रेट कांस्टेंट बताता है डीके प्रोसेस का। मतलब कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर आपका, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में बताया गया है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी मैम, बैकवर्ड रिएक्शन बाय फॉरवर्ड। रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्डर के लिए। जी मैम, अलग अलग ऑर्डर के, है ना जी। तो ये जो रेट कांस्टेंट है आपका, ये जनरली आपका क्या बता रहा है यहाँ पे,
कि किस तरीके से आपका डीके हो रहा है। डीके होने का मतलब क्या है, जैसे अक्षत ने बताया कि बैकवर्ड डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड, मतलब आपको एक फिजिकल टर्म में अगर आप देखें तो किस तरीके से जो प्रोसेस रिएक्शन हो रही थी, अगर डीके प्रोसेस की बात करेंगे तो जितना बना वो धीमे धीमे कंज्यूम होगा, घटेगा, दैट इज द डीके प्रोसेस। तो ये आपका जो इनवर्स है स्पिन लैटिस टाइम का, ये आपका रेट कांस्टेंट है डीके प्रोसेस का। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपका 1/t होता है किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में आई थिंक। फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड इनवर्स उसका होता है किस ऑर्डर में, फर्स्ट में, फर्स्ट ऑर्डर में, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह वर्क कर रहा है। अब बहुत से प्रोसेस ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि आपका जो सैंपल है उस सैंपल में तो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, तो अब उस बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल में बहुत ढेर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे, कुछ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस रख रहे होंगे, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर मॉलिक्यूल के विद इन कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब कि बहुत से प्रोसेसेस हैं जो मॉलिक्यूल में होते हैं, वो इंट्रामॉलिक्यूलर भी होते हैं और आपके इंटरमॉलिक्यूलर भी होते हैं। ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को। मतलब स्पिन की जो एनर्जी है उसका लॉस होना टू दी सराउंडिंग। स्पिन ने अपनी एनर्जी दे दी अपनी सराउंडिंग को, लैटिस को। जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर होता है वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो आपका प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर होता है। मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल्स डेवलप होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट रोल करते हैं, प्ले करते हैं इस स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पता है? Yes, ma'am. हाँ बताओ बेटा। Ma'am, interaction between two dipoles, interaction between two opposite poles of two different dipoles is dipole dipole interaction। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? ये वीक फोर्सेस होता है मैम। हाँ, वीक फोर्स। डाइपोल डाइपोल वीक फोर्स होता है, ऐसे 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी कंज्यूम करता है शायद। और ये दो डाइपोल के बीच में होता है, जैसे कि HCl मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में ऐसे हो सकता है। डाइपोल दो डाइपोल के बीच में होता है। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब कि डाइपोल जहां पे डेवलप हो रहा है, डाइपोल से टर्म से ही पता है हमको, जहां पे दो मॉलिक्यूल में दो पोल डेवलप हो गए। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि शेयरिंग से बनते हैं। जो शेयरिंग होती है उसमें अगर दो एटम अटैच हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं वो एक तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरा बॉन्ड बने हुए एलिमेंट जिस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव थोड़ा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और एक एलिमेंट एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब एक रेस्पेक्ट में, कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक डेवलप होगा, डाइपोल डेवलप होगा। उस डाइपोल का इंट्रैक्शन कह रहे हैं। तो मतलब कि मॉलिक्यूल्स में जैसे आप बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं
स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को, और ये जो स्पिन है एक्साइटेड न्यूक्लियस का जो इंटरेक्ट कर रहा है स्पिन से दूसरे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का, ये आपका मेनली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है। तो जो स्पिन है आपका एक्साइटेड न्यूक्लियस का वो इंटरेक्ट करता है आपके स्पिन से जो दूसरे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई हैं, और सेम मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं और दूसरे नियर बाय मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी से इट इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शंस हो रहा है मैग्नेटिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन न्यूक्लियाई के बीच में सेम मॉलिक्यूल के या नियर बाय मॉलिक्यूल के, ये इंटरेक्शन इंड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन और एक्सचेंज, जिसकी वजह से आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन हो रहा है। तो जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन का रीजन है आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों रिलैक्सेशन हो रहा है, क्यों स्पिन की जो एनर्जी है जो हायर एनर्जी है हायर लेवल पे है वो कैसे डेसिपेट हो रही है और अपने पास के जो सराउंडिंग है उसमें एनर्जी कैसे दे रही है। ये जो इंटरेक्शन मैंने बताया कि जो इंड्यूस होता है न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन में और एक्सचेंज में, जो सिस्टम है वो वापस इसका मतलब आ गया अपने नीचे लेवल पे और फिर एक बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो ये जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है जो पास के हाइड्रोजन एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स। जो कार्बन न्यूक्लियाई है उसका रिलैक्सेशन बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट होता है अगर उसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो। मतलब अगर CH है, CH2 है और CH3 है तो CH3 का सबसे ज्यादा। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स में जो कि रोटेट करते हैं या इनको कहा जाता है कि टंबल करते हैं बहुत ही धीमे धीमे। मतलब उनका मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का या जो रोटेशन है वो बहुत धीमा हो रहा है, तो ये बहुत ही इनएफेक्टिव होंगे इस स्मॉल मॉलिक्यूल के कंपेयर में। लार्ज मॉलिक्यूल में ये जो रोटेशन है ये बहुत ज्यादा है। इट इज साफ साफ लिखा है भी है। मैम एक बार फिर से मैम क्लियर कर दिए था। तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे अधिक क्लोज हो, हाँ तो उसके रोटेशन के विषय में मैं फिर से बता रही हूँ इसको। मैंने आपको बोला कि आपने जैसे देखा कि जो मैग्नेटिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये बहुत ज्यादा प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है आपके स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में, और ये जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है बड़े मॉलिक्यूल में जो कि रोटेट धीमे करते हैं, जबकि जो इस छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत तेज मूवमेंट करते हैं, बहुत तेज रोटेट करते हैं, उसमें ये इनइफेक्टिव होता है, उसमें स्पिन लैटिस। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं से एनर्जी उसमें आपके बगल वाले में ट्रांसफर होनी है तो उसके लिए आपको टाइम तो चाहिए। अगर वो अपने जगह पे रुक ही नहीं रहा है, वो बार बार टंबल कर रहा है, तो आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपका जो स्पिन की एनर्जी है वो उसको ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, स्पिन की एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तो उसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो स्लोली टंबल करते हैं या स्लोली रोटेट करते हैं जैसे बड़े मॉलिक्यूल, उसमें आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। इस पे हम लोग फिर से आएंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि स्पिन रिलैक्सेशन क्या होता है। स्पिन रिलैक्सेशन जिसको कि ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन प्रोसेस भी कहा जाता है वो एक प्लेन में होता है। प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ फील्ड के। मतलब अभी अभी आपने देखा था कि जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन था वो लॉन्गिट्यूडनल होता है
और जो एक्सटर्नल फील्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी की डायरेक्शन में होता है। जबकि जो स्पिन रिलैक्सेशन है इसको ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। और क्यों ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं? क्योंकि ये उस प्लेन में होता है जो कि फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है। अब जब आप स्पिन रिलैक्सेशन की बात करते हो तो ये ध्यान रखना है कि स्पिन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन की जहां पे बात हो रही थी कि स्पिन रिलैक्सेशन जो होता है वो एनर्जी की जो होती है स्पिन की उसको चेंज नहीं करता। मतलब उस सिस्टम में जो स्पिन है उसकी एनर्जी को स्पिन रिलैक्सेशन चेंज नहीं करता। अभी आपने देखा था कि जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन था वो उसमें जो स्पिन की एनर्जी थी वो ट्रांसमिट होती थी सराउंडिंग में। जबकि यहाँ पे इस तरीके से हम कहते हैं कि जो स्पिन रिलैक्सेशन है वो स्पिन सिस्टम की एनर्जी को चेंज नहीं करता है। जबकि इसको इस तरीके से कहा जाता है कि ये एक एंट्रोपी प्रोसेस है और जब न्यूक्लियाई इंड्यूस हो रहे हैं अपने स्पिन को चेंज करने के लिए या रेडिएशन को चेंज करने के लिए तो ये जो प्रोसेस है ये फेज ट्रांसफर का प्रोसेस है जो कि रेजोनेंस के बाद में होता है, जिसको कि फेज कोहेरेंस कह रहे हैं। मतलब जो न्यूक्लियाई लूज कर दे अपना फेज, मतलब कि 10 मिनट में आपका कट जाएगा तो आप लोग रीज्वाइन हो जाइएगा। मैं बोल रही थी कि जो स्पिन रिलैक्सेशन है ये एक एंट्रोपी प्रोसेस है और ऐसा जब ये न्यूक्लियाई आपका इंड्यूस करे चेंज, मतलब कि जब न्यूक्लियाई किसी भी स्पिन जब वो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है किसी भी रेडिएशन, लाइट के रेडिएशन को, तो वो क्या कर रही है, न्यूक्लियाई इंड्यूस कर दे रही है उसमें चेंज। दैट मीन्स कि जितने भी प्रोसेस ये हो रहे हैं वो आपका एंड अप हो रहा है इन फेज प्रोसेस रेजोनेंस के बाद में। जब रेजोनेंस हो रहा है उसके बाद में ये इन फेज प्रोसेस हो रहा है जिससे कि आपका जो सिग्नल है वो डिटेक्शन इससे पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब भी सिग्नल डिटेक्शन या एनएमआर को इंटीग्रेशन या उसके नंबर का ब्रॉडनिंग या उसके नैरो जो पीक हो रही है उसकी बात करते हैं तो हम हमेशा स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की बात करते हैं। स्पिन रिलैक्सेशन जैसे आपने देखा कि प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उसी डायरेक्शन में ये लगता है और जो न्यूक्लियाई है ये अपनी जो फेज कोहेरेंस है अभी आपने देखा वो लूज कर देती है स्पिन को एक्सचेंज करके। मतलब यहाँ पे हम एनर्जी वर्ड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ड कह रहे हैं कि जो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये फेज कोहेरेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो फेज कोहेरेंस लूज कर रही है अपने स्पिन को एक्सचेंज करके। जबकि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्पिन की एनर्जी है वो एनर्जी कम हो रही है बाय द transfer of that energy to the lattice, while in spin relaxation process it is a process in which nuclei lose the phase coherence by exchanging the spins। इसको मैं बहुत धीमे धीमे बता रही हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिएगा, आई विल अपलोड इट। साथ में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि
कोई चीज सुनते वक्त, पढ़ते वक्त या देखते वक्त उसको मार्क कर लेना या फिर अपने आप लिखना, ये टेंडेंसी अगर जिस बच्चे में है वो बहुत ज्यादा जल्दी मेमोराइज कर जाते हैं और समझ जाते हैं। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के बारे में दिया होगा और एक स्पिन स्पिन। आप आराम से कहीं से भी टेबल ऑनलाइन देख भी सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यू शुड रीड, क्योंकि अभी आपकी ये लर्निंग फेज है, तो आपको हमेशा ट्रस्टेबल बुक से पढ़ना चाहिए और ट्रस्टेबल साइट के जो स्टडी नोट्स मटेरियल है उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग स्पिन रिलैक्सेशन का और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन का टेबल बनाएंगे या एक चार्ट बनाएंगे जिसमें उसके बारे में एक कंपैरेटिव डिस्कशन होगा और साथ में उससे हम क्या देख रहे हैं, क्या पता चल रहा है हमको, आगे उसके एप्लीकेशन में भी लिखा होगा। इसको हम थोड़ा और देखते हैं। जैसे बात हुई स्पिन स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन की, कि इसमें जो न्यूक्लियाई है वो लूज कर रहे हैं अपना फेज कोहेरेंस बाय दी स्पिन को एक्सचेंज करके, और जो ये फेज लॉस हो रहा है, फेज लॉस हो रहा है, वो फेज लॉस आपका जो प्रोसेसिंग स्पिन्स हैं उनकी रैंडमाइजेशन हो रही है। रैंडमाइजेशन मतलब आपको पता है, कहीं पे भी रैंडमाइजेशन वर्ड आया मतलब इट विल इंक्रीज द एंट्रोपी। तो ये प्रोसेस ऑकर होता है केवल सेम न्यूक्लियाई के बीच में, और हम जब प्रोटॉन एनएमआर स्टडी करते हैं उसमें आपका जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है इसको हम T2 से लिखा जाता है, ये रेट ऑफ द इस प्रोसेस को। और ये जो T2 टाइम है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम है आपका, ये जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। इसके बाद जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था, ये बार बार मैं अभी जैसे पिछले कुछ सेकेंड से बोल रही हूँ कि जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के कंपेयर में काफी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जो एनएमआर की इंटेंसिटी होती है सिग्नल की, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन? T1 स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। जो T1 होता है आपका, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो रिलेटिवली इजी होता है मेजर करना इन्वर्जन रिकवरी मेथड से। इन्वर्जन रिकवरी मेथड एक लाइन में मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम 180 डिग्री की पल्स देते हैं तो उसका स्पिन इन्वर्ट कर जाता है, यही आपका होता है इन्वर्जन रिकवरी मेथड। तो इन्वर्जन रिकवरी मेथड के हेल्प से आप बहुत ही इजी वे में रिलैक्सेशन टाइम, जो कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है, T1 है, इसको आप बहुत इजी वे में मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, 180 डिग्री की पल्स देते हैं, और आपको पता है कि 180 डिग्री की पल्स होगी तो वो स्पिन रिवर्स कर जाएगी, इन्वर्ट कर जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्जन रिकवरी मेथड। जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम है आपका, इसको मेजर करना मुश्किल है, और ये जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में इसका डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन से, जो कि फेज रैंडमाइजेशन प्रोसेस होता है, अभी आपने देखा, उससे हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलती है स्ट्रक्चर इलुसिडेट करने में। दैट मीन्स कि जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है ये हमेशा क्विकली रेट इसका बहुत तेज होता है इन कंपैरिजन टू स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, जिससे स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन ही स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है आपका बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं। और यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है वो क्वांटिटेटिवली भी बहुत ही उसकी वैल्यू कम होगी या फिर ऑलमोस्ट बराबर हो सकती है, कभी ज्यादा नहीं होगी T1 से। तो जो न्यूक्लियाई जिसमें स्पिन हाफ है और उसकी विस्कोसिटी बहुत लो है,
तो उस केस में आपके जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ये एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस में क्या आपने पढ़ा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि ऐसे तो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन की वैल्यू कम होती है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के कंपेयर में, लेकिन ऐसा कौन सा कंडीशन है जब आपकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर वैल्यूज हमको मिलती है T1 और T2, मतलब T1 रिप्रेजेंट spin lattice relaxation and T2 represent spin spin relaxation। तो यहाँ पे दिया है आपका कि जो न्यूक्लियाई जिसमें स्पिन हाफ है और जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, तो T1 और T2 जनरली आपका यूजुअली आपका सिमिलर होते हैं। अब जब हम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जैसे बताया कि ये स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करते हैं, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करते हैं। जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन होता है इसको हम T1 से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे मैंने पिछले कुछ मिनट में बताया कि ये प्रोटॉन NMR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बन 13 NMR के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन NMR के केस में ये बहुत ही शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम होता है, जबकि T1 कार्बन 13 के केस में इसका वैल्यू लॉन्गर होता है। ठीक है, और ये सिग्नल इंटेंसिटीज को भी उसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कार्बन में हाइड्रोजन्स जो लगे हैं वो डायरेक्टली जो अटैच्ड हैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और टर्शरी है, मतलब एक प्रोटॉन में एक कार्बन पे प्रोटॉन की जो